नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में, AKA महंगाई। सन 1985 को आपको 8 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन आज के दिन पे आपको 8 रुपया से क्या मिलता है। 17th सेंचुरी में जो स्पेनिश एम्पायर था वो पूरा कोलैप्स हो गया था इन्फ्लेशन की वजह से। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लेशन क्या है, हमारे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है और इन्फ्लेशन का एक फुल प्रूफ सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे जिससे कि हम सभी अपने कैपिटल को, अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इन्फ्लेशन का जो डेफिनेशन है दोस्तों, वो है कोई भी एक इकोनॉमी में जब प्राइस बढ़ते रहते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब कुछ जब ओवरऑल बढ़ते रहते हैं, उस चीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये जो इन्फ्लेशन है इसे एनुअल परसेंटेज की वाइज ट्रैक किया जाता है। आज के दिन पे इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 4 to 5% के आसपास है और इन्फ्लेशन के वजह से जो पैसे का वैल्यू है वो गिरता रहता है। अगर सन 2000 में आप मार्केट में जाते 100 रुपया लेके चावल खरीदने के लिए, तो तब आप 5 किलो एवरेज क्वालिटी का चावल खरीद सकते थे, लेकिन आज के दिन पे इन 2021 अगर आप मार्केट में जाते हो 100 रुपया लेके, आपको सिर्फ 2 से 3 किलो ही चावल मिलता है। 100 रुपया आज के दिन पे और 100 रुपया 2000 में एक ही था, लेकिन इनका जो वैल्यूज है उस वैल्यूज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया और जो पैसे का परचेसिंग पावर था वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन। दुनिया भर के गवर्नमेंट और ये जो इन्फ्लेशन है, इन दोनों का रिलेशन कुछ टॉम एंड जेरी जैसा है, एक दूसरे को हमेशा चेज करते रहते हैं। हमारे देश में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री लगे रहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो आखिर कौन सी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है? वेल, इसका बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेनली 3 पॉइंट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। जो पहला पॉइंट है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है जब कोई कॉस्ट ऊपर जाता है। कभी भी कंपनी को अपना जो ऑपरेशन है वो चलाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसे फ्यूल चाहिए होता है, उसे लेबर चाहिए होता है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर का प्राइस बढ़ गया या फिर ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो कंपनी को अपने आप को प्रॉफिट बनाए रखने के लिए उनकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। और ये जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, जो कॉस्ट बढ़ता है कंपनी को, वो कंपनी अपनी कॉस्ट अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है और इसके कारण आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। जो दूसरा रीजन है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वेल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब किसी भी चीज का जो सप्लाई है वो नॉर्मल रहता है लेकिन डिमांड हाई हो जाता है, इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हो सकता है लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन उस चीज का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, इसके कारण डिमांड में बढ़ोतरी आती है और डिमांड में जैसे बढ़ोतरी आती है, कंपनी और मुनाफा कमाने के लिए चीजें की प्राइस बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हो जहां पे सिर्फ 10 सीटें ऐसी होती है जो VIP सीटें होती है। अगर सबके पास पैसा है तो हर कोई VIP सीट में बैठना पसंद करेगा, लेकिन ये हो नहीं सकता, इसीलिए हॉल का जो ओनर है वो VIP सीट की प्राइस बढ़ा देती है और इसी के कारण सिनेमा हॉल की जो VIP सीट्स है उसमें प्राइस की इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ये एक जनरल सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि कैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन काम करता है। तो एक चीज याद रखिए, जैसे डिमांड बढ़ा प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन होगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रिंटिंग मनी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो लाखों करोड़ों रुपया छाप सकता है। ये शॉर्ट टर्म में अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना हो तो यूजफुल है। प्रिंटिंग मनी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मनी प्रिंट करने से हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, जहां पे सबके पास पैसा रहेगा लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड रहेगा, डिमांड हाई रहेगा तो इन्फ्लेशन होगा। 1920 को जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, जहां पे हर महीने का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 30,000% था और ऐसा ही कुछ हुआ था 1941 में हंगरी के साथ। हंगरी का जो डेली इन्फ्लेशन ग्रोथ था वो 1.5 लाख% था। यानी कि अगर आज आप एक कैंडी 10 पैसे से खरीद सकते हो, अगले ही दिन उस कैंडी का प्राइस 150 रुपया हो जाता था और उसके नेक्स्ट डे उसी कैंडी का प्राइस 2,25,000 हो जाता था। इसका मतलब अगर आप उस जमाने में होते तो डे 1 में जिस पैसे से आप एक मकान खरीद सकते हो, डे 3 में उसी पैसे से आप सिर्फ और सिर्फ एक कैंडी खरीद सकते हो। रिसेंट जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था वो हुआ था जिम्बाब्वे में, जहां पे 796,000 करोड़% इन्फ्लेशन हुआ था इन द ईयर ऑफ 2008 को, जो था पर मंथ का इन्फ्लेशन रेट। यहां तक कि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट को बिलियन और ट्रिलियन डॉलर का नोट भी छापना पड़ा। सोच के देखिए, आप मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आपका जो वैन है उस वैन पे आप पैसा भर के लेके जा रहे हो, या फिर आप मार्केट में जा रहे हो कुछ सब्जी खरीदने के लिए, आपके पास सिर्फ 2 ऐसे बैग है जिस बैग के पे आप सिर्फ
कैश भर के लेके जा रहे हो मार्केटिंग करने या ग्रोसरीज खरीदने में। ऐसा ही हुआ था जिम्बाब्वे में। बाद में जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने जो लोकल करेंसी था उसे डिमोनेटाइज कर दिया और यूएस करेंसी को अपना नेशनल करेंसी भी बना दिया। इसीलिए प्रिंटिंग मनी इज नॉट अ गुड थिंग। मनी प्रिंट करने से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन वो सीवियर होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ वो स्लो होता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो हाई होता है। ये एक बहुत ही डेंजरस सा सिचुएशन है कोई भी कंट्री को टैकल करने के लिए। रिसेंट हिस्ट्री में हमने इसे जर्मनी और यूएस की इकोनॉमी में होते देखा। तो एक चीज याद रखिए, जब भी इन्फ्लेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है और जब भी डिफ्लेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनका एक बहुत ही थिन लाइन है इन दोनों के बीच में। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है दोस्तों, जो लास्ट ईयर यूएस गवर्नमेंट ने 23% जो उनकी करेंसी है उसे प्रिंट करवाया था। तो क्या लगता है आपको, इससे क्या यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा? मुझे कमेंट करके बताइए नीचे। अब बात कर लेते हैं हमारे देश में आरबीआई का रोल इन्फ्लेशन को टैकल करने में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट का इस्तेमाल करता है इन्फ्लेशन को टैकल करने में। रेपो रेट वो रेट है जो कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से मनी बोरो करता है उस मनी बोरोइंग के ऊपर का रेट। अगर रेपो रेट कम है तो जो कमर्शियल बैंक है उसे कम रेट में लोन मिलता है और वो बैंक वो चीज अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकता है जहां पे कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जा सकता है। अगर कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है तो चीजें का डिमांड बढ़ता रहता है, लोग घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और जो नॉर्मल जो इकोनॉमी में जो खर्चे का ट्रेंड है वो ऊपर जाता है। अगर खर्चे का ट्रेंड बहुत ऊपर चला गया तो डिमांड पुल के कारण इन्फ्लेशन हो सकता है और उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेपो रेट है उसे बढ़ा देता है। अगर रेपो रेट बढ़ गया इसका मतलब लोन भी महंगा हो जाएगा। लोन जैसे ही महंगा होगा लोग कम लोन लेंगे और जैसे लोग कम लोन लेंगे तब जो डिमांड है घर का, गाड़ी का और दूसरे चीज का वो डिमांड कम होगा और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। रेपो रेट को यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन का रेट है उसे फाइन ट्यून करने के लिए। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो बढ़ रहा है, जो नेशनल डेट है वो कम हो रहा है, लेकिन एक चीज कंसर्निंग है वो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आज के दिन पे 23% है। अभी बात करते हैं इन्फ्लेशन कैसे आप बीट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा सीपीआई के बारे में। इसका मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, जो 4 to 5% के आसपास है। और ये सीपीआई के अंदर आता है आपका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, जैसे कि रेंट हो गया, आपका जो टेलीकम्युनिकेशन का बिल हो गया, पावर बिल हो गया, वेजिटेबल्स, फूड का इन्फ्लेशन, ये सब रिटेल इन्फ्लेशन के साथ आता है। लेकिन अगर आप एजुकेशन सेक्टर को देखते हो जहां पे जो इन्फ्लेशन है वो 10% के आसपास है। इसका मतलब ये है आज के दिन पे अगर आपको एक डिग्री लेनी है जिसके लिए आपको सिर्फ 10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, विद 10% एजुकेशन इन्फ्लेशन उसी डिग्री का प्राइस आज से 15 साल बाद 41 लाख के आसपास हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है मेडिकल इन्फ्लेशन, जिसका रेट है 8% के आसपास। अगर आज आपको कोई एक सर्जरी करने में 5 लाख रुपया का खर्चा होता है तो आज से 5 साल बाद विथ 8% इन्फ्लेशन एडेड उसी सर्जरी का प्राइस हो जाएगा 7.34 लाख। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे दिन जाता रहता है इन्फ्लेशन ऐड होता है। तो अब बात करते हैं कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाए। वेल, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आपको आपका जो पहला गोल है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप अपने चाइल्ड का एजुकेशन या अपना हेल्थ केयर उसको लेके चलते हो, अगर अपना चाइल्ड का एजुकेशन प्लान करते हो, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है। तो आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको 10% या उससे ज्यादा की रिटर्न दे। 10% इंटरेस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स या जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपको जो पहला चीज करना है वो है मेकिंग एसेट्स। एसेट इज समथिंग विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपका घर एक एसेट है तो आप गलत हो, क्योंकि आप आपके घर पे रहते हो, घर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो योर हाउस इज नॉट एन एसेट। लेकिन अगर आपके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल लैंड है या कोई प्लॉट है,
वो एक एसेट हो सकता है। दूसरे तरफ देखें तो गोल्ड या जो प्रीशियस अदर मेटल्स है वो भी एक एसेट है। विथ टाइम इसका भी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता रहता है और ये इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू, तभी भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पास्ट 10 इयर्स में जो बीएससी सेंसेक्स का रिटर्न था वो 191% था, जो कि काफी ज्यादा हाई है, जो इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। क्या आप जानते हो आप इंडिया में बैठ के यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो? आरबीआई ने ये अलाउ किया है अप टू $250,000 ईच ईयर ईच इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट। तो अगर आप चाहते हो तो आप यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो 10 इयर्स का रिटर्न है वो 155% के आसपास है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अपना एसेट का 28% यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन और क्रिप्टोज। तो जस्ट टेक दिस एडवाइस एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, ये कंट्रोवर्शियल है। नवंबर 2014 को एक बिटकॉइन का प्राइस 23,000 के आसपास था और आज के दिन पे एक बिटकॉइन का प्राइस 33,91,000 के आसपास है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ये भी काफी अच्छा रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और ये जरूर इन्फ्लेशन को बीट करता है। 2014 से लेके 2020 तक 11,500% का रिटर्न दिया है बिटकॉइन। दुनिया का सबसे अमीर आदमी मिस्टर एलोन मस्क वो भी एंडोर्स कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को। तो ये देखा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाएगा इन द फ्यूचर, जिसके बारे में हम फ्यूचर में कभी एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन ये एक वे हो सकता है टू इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी टू बीट इन्फ्लेशन। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 72 के बारे में मैं इस वीडियो में बताया था, लेकिन रूल ऑफ 70 भी एक बढ़िया रूल है जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपका पैसे का वैल्यू कितने दिन में हाफ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन इन्फ्लेशन को लीजिए। आपके पास आज के दिन पे 1 करोड़ रुपया है। एजुकेशन इन्फ्लेशन कितना है? 10%। तो इसका मतलब 70 से 10% को आप डिवाइड कर दीजिए, तो 70 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7। इसका मतलब आज का दिन में 1 करोड़ का वैल्यू 7 साल बाद 50 लाख हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो आपको और एक बार समझाता हूं। अगर आज आपके पास 10 लाख रुपया है और आपको कोई एक मेडिकल ट्रीटमेंट करना है आज से 5, 6, 7 साल बाद, तो मेडिकल इन्फ्लेशन कितना है? 7% के आसपास है। तो 70 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 10। तो आज से 10 साल बाद जो 10 लाख रुपया आज आपके पास है उसका वैल्यू हो जाएगा 5 लाख। यानी कि आज के दिन पे जो चीज आप 5 लाख पे खरीद सकते हो वही चीज 10 साल बाद आपको 10 लाख में खरीदना पड़ेगा। ये एक इजी वे है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, इससे कि हम जैसे नॉर्मल लोगों को पता चले जो पैसा है उसका वैल्यू कितना जल्दी नीचे आएगा और हम कैसे इसके अगेंस्ट में एक प्लान बना सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।